आदाब अर्ज़ है एडीएन उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं मसरत पटेल। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वैक्सीनेशन के बिना सर्टिफिकेट जारी करने वाले मुनज़्ज़म रैकेट का पर्दाफाश, 2 डॉक्टर समेत 4 अफराद गिरफ्तार। नोटरी कानून में तरमीम से औरंगाबाद के वकीलों में जबरदस्त नाराजगी। लेबर कॉलोनी के लिए वजीर आला से मांगा जाएगा इंसाफ, मिसाली शिव सैनिक हरीश कुमार साल्वे ने साकिनीन को दी तसल्ली। और जिला परिषद के शोबे तालीम का रिश्वतखोर क्लर्क रंगे हाथों गिरफ्तार। अब खबरें तफसील से। औरंगाबाद में वैक्सीनेशन की मुहिम तेज रफ्तारी से जारी है, लेकिन जिंसी पुलिस की एक कार्रवाई में हुए सनसनीखेज इंकशाफ में मुहिम की तेज रफ्तारी को मशकूक बना दिया। पुलिस ने यहां एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया जो बिना वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट जारी करने का गोरहक धंधा चला रहा था। कोरोना की तीसरी खौफनाक लहर से हिफाजत के लिए इंतजामिया पूरी सख्ती के साथ वैक्सीनेशन मुहिम चला रहा है। वैक्सीनेशन के लिए हर घर का दरवाजा खटखटाया जा रहा है। इस मुहिम के चलते जिंसी पुलिस ने एक ऐसे मामले से नकाब उठाया जिसने इंतजामिया के होश उड़ा दिए। गुज़िश्ता रोज एक कार्रवाई में जिंसी पुलिस की एक टीम ने 2 डॉक्टर समेत 4 अफराद को गिरफ्तार किया। ये दोनों डॉक्टर सगे भाई हैं। पुलिस को इत्तला मिली थी कि वीआईपी फंक्शन हॉल से करीब कुछ लोग पैसे लेकर बिना वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट देने का काम कर रहे हैं। इसके एवज में वो 600 रुपये से 1000 रुपये तक वसूल कर रहे थे। पुलिस ने यहाँ 3 अफराद को गिरफ्तार किया, जिनमें डॉक्टर शेख रजीउद्दीन, अबू बकर अल हमीद और मोहम्मद मुदस्सिर मोहम्मद अशफाक शामिल थे। पूछताछ में ये सामने आया कि ये तीनों शिवूर के प्राइमरी हेल्थ सेंटर के डॉक्टर शेख मोइनुद्दीन, नर्स अढ़ाव और शहनाज शेख की मदद से वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट जारी कर रहे थे। पुलिस ने डॉक्टर शेख मोइनुद्दीन को भी गिरफ्तार कर लिया, जबकि नर्स अढ़ाव और शहनाज शेख के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। इस गिरोह के पकड़े जाने से खलबली मची हुई है। औरंगाबाद शहर में ऐसे कई गिरोह सरगर्म हैं जो हेल्थ सेंटरों पर तैनात मुलाजिमीन की मिलीभगत से बिना वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट जारी करने का धंधा चला रहे हैं। इस मामले में पुलिस तहकीकात कर रही है। जिंसी पोलीस स्टेशनला काल गोपनीय बातमीदारांमार्फत आपल्याला काल 14 दिनांक रोजी माहिती मिळाली होती की काही इसम हे कोविड-19च्या लस घेतल्याबाबतचे लस न देता प्रमाणपत्र देत असल्याची आपल्याला गोपनीय माहिती मिळाली होती। त्यावरून आपण मान्य वरिष्ठांना माहिती देऊन या संदर्भात कारवाई करण्यास त्यांनी आदेश दिल्याने आम्ही टीमसह सदर बातमीची खात्री करणे कामी 2 पंचांसह आम्ही त्या ठिकाणी छापा टाकला असता त्या ठिकाणी आपल्याला 3 इसम हे अशा प्रकारचं काम करताना आढळून आले। त्यांचे मोबाईल आपण ताब्यात घेऊन चेक केले असता त्याच्यामध्ये त्यांनी बऱ्याच इसमांचे आधार कार्ड आणि मोबाईल नंबर हे लस जनरेट होण्यासाठी किंवा लस ज्या याच्यावरून कोविड-19च्या साईटवरून जनरेट केल्या जाते त्यासाठी माहिती फिलअप करण्यासाठी ते व्हॉट्सअपद्वारे लोकांचे कागदपत्र घेऊन ती माहिती शिवूर येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे डॉक्टर मेडिकल अधिकारी मोहिउद्दीन शेख फहीम यांना पाठवत असे व मोहिउद्दीन शेख फहीम हे ती माहिती त्यांच्याकडे प्राप्त झाल्यानंतर ते त्यांच्या अधीनस्थ असलेले 2 सिस्टर श्रीमती आढाव आणि शहनाज शेख यांच्या याच्यावरून लॉग इन करून ती माहिती भरून ते लस न देता सदरचे प्रमाणपत्र हे ग्राहकांना देत असे। त्या बदल्यात ते ग्राहकांकडून 600 ते 1000 रुपये घेत असे। या संदर्भात खात्री झाल्याने आम्ही 2 पंचांसमक्ष सदर 3 इन्स्पांचे मोबाईल जप्त करून त्याप्रमाणे पंचनामे करून त्यांच्यावर योग्य ती पोलीस स्टेशन जिन्सी येथे कारवाई करून त्यांना इसम नामे शेख रजीउद्दीन हे MBBS डॉक्टर आहेत, मोहम्मद मुदस्सिर
एक्सरे टेक्निशियन आणि अबू बकर एक्सरे टेक्निशियन आणि मोहिउद्दीन शेख फहीम मेडिकल ऑफिसर शूर PSCला हे नोकरीला आहेत. या चौघांना काल रोजी अटक करण्यात आलेली आहे आणि पुढील तपास गुन्ह्याचा शुरू है। मरकजी हुकूमत के महकमे कानून व इंसाफ ने नए नोटरी बिल में तरमीम करके वकला को सिर्फ 15 साल के लिए नोटरी लाइसेंस जारी करने का फैसला किया। नोटरी बिल में तरमीम पर वकला में नाराजगी पाई जा रही है। मरकजी हुकूमत के वजारत बराए कानून व इंसाफ ने नोटरी कानून में तरमीम करके नोटरी हद 15 साल मुकर्रर कर दी। अब कोई भी वकील 15 साल से जायद नोटरी का काम नहीं कर सकता। इसमें भी इन्हें हर 5 साल बाद नोटरी लाइसेंस का रिन्यूअल कराना होगा। औरंगाबाद में 200 से 250 वकील नोटरी का काम करते हैं। हुकूमत के इस फैसले से इनमें सख्त नाराजगी पाई जा रही है। इनका कहना है कि नोटरी के वकीलों का गुजर बसर इसी पर होता है। नोटरी की मियाद मुकर्रर करके इनके साथ नाइंसाफी की जा रही है। नोटरी एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा के रियासती तर्जुमान एडवोकेट शंकर वानखेड़े, एडवोकेट नीलेश ललवानी, एडवोकेट अंकुश जाधव, एडवोकेट विनायक पंडित, एडवोकेट लक्ष्मण गायकवाड़, एडवोकेट विलास धामने, एडवोकेट मंजूषा अन्नदाते, एडवोकेट प्रमोद सोनवने वगैरह ने जिला कलेक्टर की मारिफत मरकजी हुकूमत को मेमोरेंडम रवाना किया। एडवोकेट शंकर राव वानखेड़े ने ADN से बात करते हुए नए नोटरी कानून की खामियां उजागर की। नोटरी के बारे में जो बिल केंद्र सरकार ला रही है उसमें जो 15 साल का जो लिमिटेशन उसमें लाया है उसका हमें इतराज़ है। इस बिल की वजह से जो 15 साल उन्होंने लिमिटेशन किया है, रेगुलर 5 साल और फिर 2 बार रिन्यूअल, उसके बाद में रिन्यूअल मिलेगा नहीं। यंग लोगों को नोटरी देने का प्रयास केंद्र सरकार का है, लेकिन जो लोग 15 साल के बाद जो प्रैक्टिस से बाहर चले जाते हैं, ऐसे लोगों को बहुत प्रॉब्लम आने वाला है। और देश भर में कई हज़ारों नोटरी है, जिसके वजह से जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या है, किस डॉक्यूमेंट को नोटरी करना ज़रूरी है, क्या उसके पॉइंट्स हैं, ये सारी बातें सिर्फ एक्सपीरियंस होल्डर ही नोटरी अधिकारी कर सकता है। इसलिए नए लोगों को देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पुराने लोगों को निकलना नहीं चाहिए। और लिमिटेशन सिर्फ वकीलों के लिए क्यों है? डॉक्टर्स प्रोफेशनल है, बहुत सारे लोग प्रोफेशनल्स हैं, उनको पेंशन सिस्टम है, वकीलों को कोई सिस्टम नहीं है वैसा पेंशन का। इसके वजह से हमारा इतराज़ है। कौमी देही खुद मुख्तार मुहिम के तहत आज मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में मुनक़िदा इजलास में जायजा लिया गया। ये इजलास 3 दिन तक जारी रहेगा। आज इस इजलास में ग्राम पंचायत की नई इमारत की तामीर और नागरिक सुविधा केंद्र के कमरों के तामीरी काम का जायजा लिया गया। इसी तरह इजलास में देही इलाकों में तरक्याती कामों के तख्मीने तैयार करने और देही आवाम को सरकारी कामकाज में सहूलतें फ्राहम करने के लिए रहनुमाई की गई। प्रोजेक्ट डायरेक्टर आनंद भंडारी ने ADN से बात करते हुए मुहिम की तफसील बताई। औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियानांतर्गत जी ग्रामपंचायतच्या इमारती, ग्रामपंचायत इमारत दुरुस्ती आणि CSC खोली बांधकामं जी मंजूर आहे त्याच्या प्रगतीचा आढावा या ठिकाणी घेतलेला आहे। आणि आम्ही सर्व संबंधित गावचे ग्रामसेवक आहेत, विस्तार अधिकारी आहेत आणि त्या तालुक्यांचे गटविकास अधिकारी आहेत, यांना सूचना दिल्या की त्यांनी फेब्रुवारी अखेरपर्यंत ही सगळी कामं पूर्ण करावी, जेणेकरून आपल्याला वेळेत आम्हाला निधी देता येईल आणि वेळेमध्ये आपल्याला निधी खर्च करता येईल। या व्यतिरिक्त आपण जे ग्रामपंचायतींचे, पंचायत समित्यांचे आणि जिल्हा परिषदांचे विकास आराखडे तयार करतो वित्त आयोगाचा आणि इतर निधी विचारात घेऊन, हे आराखडे कशा पद्धतीने तयार करावेत आणि त्याच्यामध्ये कुठल्या कुठल्या घटकांचा आपण समावेश करावा याच्याबद्दलही सविस्तर मार्गदर्शन आजच्या मीटिंगमध्ये मी स्वतः केलेलं आहे। आणि मला अपेक्षा आहे का अतिशय चांगल्या पद्धतीचे विकास आराखडे इथल्या आमच्या 3ही स्थानिक स्तराच्या संस्था त्यानिमित्ताने तयार करतील। या 2 विषयांव्यतिरिक्त जे आपले ग्रामपंचायतचं कम्प्युटरायझेशन आहे, जी CSC SPV कंपनी आहे, त्याच्यामार्फत जे काही ऑनलाईन एंट्रीचं काम वेगवेगळ्या सॉफ्टवेअर्समध्ये आहे किंवा वेगवेगळ्या सर्व्हिसेस दिल्या जातात, त्याच्यातही आढावा घेऊन मी सुधारणा करण्याच्या सूचना आजच्या बैठकीमध्ये दिल्या। विशेष करून ज्या नागरिकांना वेगवेगळ्या प्रकारच्या सुविधा दिल्या जातात, सर्व्हिसेस दिल्या जातात, त्याच्यामध्ये बरीचशी सुधारणा करण्याची संधी या निमित्ताने ह्या सगळ्याच तालुक्यांना आहे। त्यातही सुधारणा ही तालुके आजच्या बैठकीनंतर करतील अशी या ठिकाणी अपेक्षा आहे। चांगली बैठक आमची झालेली आहे आणि माझी अपेक्षा आहे का एक पुढच्या 1.5-2 महिन्यामध्ये चांगल्या पद्धतीची सुधारणा एकूणच कामकाजामध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल। क्रांति चौक पर वक्फ बोर्ड की जमीन से कब्जा हटाने की कोशिश के इल्जाम से अदालत ने MIM के रियासती सदर, मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील और इनके हामियों को बाइज्जत रिहा कर दिया। एडवोकेट आदिल बियाबानी ने ADN से बात करते हुए मुकदमे की तफसील बताई। ये जो MIM औरंगाबाद जो पार्टी है, इन्होंने औरंगाबाद के अंदर इम्तियाज जलील साहब के
इम्तियाज़ जलील साहब की सदारत में उन्होंने जो वक्फ प्रॉपर्टी पे जो नाजायज़ लोगों ने कब्ज़ा कर लिए थे, इसके ख़िलाफ़ उन्होंने एक जो है तो बार बार मेमोरेंडम दिए और क़ानूनी कार्रवाई की। इसके बावजूद भी वक्फ प्रॉपर्टी जो करोड़ों की है, इस पे जो लोग उसका नाजायज़ कब्ज़ा नहीं निकाल रहे थे, तो इन्होंने जाके वहाँ पर उनका कब्ज़ा हटवाया। तो इस जो इनके जो है, तो ये जो है तो ये क्रांति चौक पे जो है प्रॉपर्टी थी, उसमें जो है तो इम्तियाज़ जलील साहब, उसके बाद उनके साथ जो है तो फ़िरोज़ खान साहब नगर सेवक, उसके बाद अब्दुल रहीम शेख नाइकवाड़ी साहब, उसके बाद जो है तो अरुण बोर्डे और जो है तो फ़िरोज़ अरुण बोर्डे, गंगाधर ढगे साहब, अरुण बोर्डे साहब, सैयद मतीन और ये जो तस्लीमा नसरीन है, ये जो है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में इसने गुस्ताखी की थी। ये गुस्ताख रसूल है और इसने बेहद भी की थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, जिनकी हम दिलो जान से इज़्ज़त करते हैं, उनकी आज़मत हमारे दिलों में है। तो लिहाजा ये एमआईएम पार्टी ने इनको औरंगाबाद की सरज़मीन पे और बुज़ुर्गान दीन की सरज़मीन पे ख़त्म नहीं रखने दिया, उसको वापस भेजा। वो केस जो है तो इस ज़िमन में उन पर केस बुक हुई और अल्हम्दुलिल्लाह वी फॉट वेरी नाइसली इन दिस केस आल्सो। दे एग्जामाइन 7 to 10 विटनेसेस एंड इन लास्ट अल्हम्दुलिल्लाह वी सक्सीडेड। और ये केस में भी मैंने जो है तो सारे एक्यूज़ की तरफ से मैंने प्लीड किया हूँ। महकमा महसूल के मुलाजिमीन की फाश गलती से एक काश्तकार अपनी ज़मीन से महरूम हो गया। इस ज़मीन के हुसूल के लिए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने भूख हड़ताल शुरू की। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के रियासती सदर प्रकाश कामले की क़यादत में ये भूख हड़ताल शुरू की गई है। ये मामला कन्नड़ तालुके का है, जहां एक तालाब के लिए तहवील में ली गई ज़मीन के गलत इंदराज से राजेंद्र साड़वे नामी काश्तकार अपनी आधा एकड़ से ज़ायद ज़मीन से महरूम हो गया। राजेंद्र साड़वे ने कई बार महकमे महसूल से गलती दुरुस्त करने का मुतालबा किया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रकाश कामले ने एडीएन से बात करते हुए भूख हड़ताल की तफसील बताई। माझी आडगाव पिशोर शिवारात जमीन आहे। गट नंबर 216, गट नंबर 223, 223 मध्ये पाझर तलाव झालेला आहे। तर चुकीने ते महसूल विभागाने त्या तलावाची मोजणी 216 मध्ये दाखवली आणि खरं ते तलाव 223 मध्ये आहे। ते माझ्या हिस्सेची 31 जमीन महसूल विभागाच्या एका चुकीमुळे 31 जमीन कमी केली 7/12 मध्ये। त्या न्यायाकरता मी आज दिनांक 15/12/2021 रोज बुधवार या दिवसापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषणास बसलेलो आहे। कोर्टाकडे मी आमरण उपोषणचा जोपर्यंत माझं काम होते तोपर्यंत मी आमरण उपोषण करणार आहे। औरंगाबाद में मुनक्किदा दलित अधिकार कौमी इजलास की तैयारियों के ज़िमन में आज सीपीआई और ऑल इंडिया दलित राइट मूवमेंट की जानिब से पटन गेट पर मुसव्विरी के जरिए इंसानी हुकूक की पामाली पर मबनी तस्वीरी नुमाइश का एहतमाम किया गया। औरंगाबाद में 18 दिसंबर से दलित अधिकार कौमी इजलास की जोरदार तैयारियां जारी है। ये इजलास इंसानी हुकूक की पामाली, दलित आदिवासियों पर बढ़ते मुजालिम, निजकारी के मुज़िर असरात जैसे मौज़ूआत पर रखा गया है। इजलास की तैयारियों के सिलसिले में आज पटन गेट पर तस्वीरी नुमाइश का एहतमाम किया गया, जिसमें मारूफ मुसव्विर राजानंद सुरड़कर और अशफाक सलामी ने शिरकत की। नुमाइश में नंद कुमार जोगदंड और इनके माविनीन ने आइन व दलितों पर हो रहे हमलों और फिरकावाराना कशीदगी पर मबनी तस्वीरें बनाकर अपने ख्यालात का इजहार किया। सीपीआई के लीडर राम बाहिती ने एडीएन से बात करते हुए तस्वीरी नुमाइश की तफसील बताई। औरंगाबादला 18 आणि 19 डिसेंबर रोजी भारतीय खेतमजदूर युनियन, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष व ऑल इंडिया दलित राईट्स मूवमेंटच्या वतीनं 2 दिवसाचं राष्ट्रीय अधिवेशन होत आहे। कॉम्रेड मनोहर टाकसाळ विचार मंच आणि कॉम्रेड बुद्धप्रिय कबीर नगर असं आम्ही त्या परिसराला नाव दिलेलं आहे। आणि 18-19 डिसेंबरच्या या राष्ट्रीय अधिवेशनाच्या अगोदर सर्व जिल्ह्यातली अधिवेशनं सुरू आहेत। सर्व जिल्ह्यात कलाकारांचं अभिव्यक्ती सादरीकरण होत आहे। वेगवेगळ्या ठिकाणी परिसंवाद चर्चासत्र होत आहेत। आणि आज या अधिवेशनाच्या 3 दिवस अगोदर पैठण गेट येथे आम्ही कलाकारा चित्रकलेतून अभिव्यक्ती असं शहरातील काही कलाकार इथं साकार करणार आहेत। याचं उद्घाटन आत्ताच आमचे भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे जिल्हा सचिव
कॉम्रेड अशफाक सलामी आणि आमचे मित्र प्रसिद्ध चित्रकार कॉम्रेड राजानंद सुरडकर यांनी इथं केलेलं आहे। हे प्रसिद्ध चित्रकार नंदकुमार जोगदंड आणि त्यांचे सहकारी हे आज दिवसभर इथं काही चित्रातून कलाकृती उभारणार आहेत आणि त्याच्यातून अभिव्यक्ती सादर करणार आहेत। संविधानावरील वाढते हल्ले असतील, दलितावरील वाढते हल्ले असतील, जातीय तणाव असतील, याच्या विरोधात ही सगळी मंडळी, कलाकार मंडळी आपली चित्र साकारणार आहे। खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। औरंगाबाद शहर में 50 सालों से ग्राहकों की सेवा में वाजबी दाम, तत्पर सेवा, MRP डिस्काउंट, विश्वास का खजाना, सरताज किराना शॉप, सरताज ट्रेडिंग कंपनी, चिलीपुरा, औरंगाबाद। एक बार ज़रूर पधारें या सामान की लिस्ट भेजें, फ्री होम डिलीवरी लें। बुक योर ऑर्डर एट मोबाइल नंबर 9823093264। हमारी विशेषताएं: स्पेशल राइस, स्पेशल मसाले, पेंड खजूर, ड्राई फ्रूट्स, ग्रोसरी और सभी ज़रूरी चीज़ें पाइए यहाँ एक ही छत के नीचे। सरताज किराना शॉप, सरताज ट्रेडिंग कंपनी, आपकी सेवा में हरदम हर वक्त। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। लेबर कॉलोनी के साकिनीन को इंसाफ दिलाने के लिए वजीर आला उद्धव ठाकरे से नुमाइंदगी की जाएगी। ये बात आज मिसाली शिवसैनिक एजाज़ याफ्ता हरीश कुमार साड़वे ने ADN से बात करते हुए कही। लेबर कॉलोनी क्वार्टर्स खाली करने के मामले में साकिनीन और जिला इंतजामिया के दरमियान तनाज़ा जारी है। हाई कोर्ट में इस मुकदमे की समाअत मुकम्मल हो चुकी है। अब किसी भी वक्त फैसला सुनाया जा सकता है। आज मिसाली शिवसैनिक हरीश कुमार साल्वे लेबर कॉलोनी पहुंचे। यहां के साकिनीन से मुलाकात करके साल्वे ने उम्मीद जताई कि अदालत का फैसला इनके हक में आएगा। फैसला खिलाफ आने की सूरत में सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी जाएगी। साथ ही वजीर आला उद्धव ठाकरे से भी इंसाफ मांगा जाएगा। संपूर्ण देशात, एशिया खंडात व जगात बेघर लोकांना घर देण्याचा प्रवाह सुरू असताना महाराष्ट्रातल्या कुण्यातरी एका मंत्र्याच्या सडक्या मेंदूतून 30-40 वर्षापासून वसवलेले घरं उद्ध्वस्त करून स्वतःच्या तुंब्या भरण्याची ही जी प्रक्रिया सुरू केली आहे, या प्रक्रियेच्या विरोधात आजपासून एक नवीन एल्गार सुरू केला आहे आणि मला निश्चित ईश्वराच्या कृपेनं शाश्वती आहे की यात यश मिळेल व लेबर कॉलनीमध्ये जे सगळे लोक राहतात त्यांना तिथे त्याच जागी स्थायिकत्व मिळेल अशी मी आशा करतो। न्यायालयावर माझा पूर्ण विश्वास आहे। न्यायालय कधीही लोकांच्या बाजूने असतं, लोकांच्या हक्काच्या बाजूने असतं। न्यायालय ही लोकांवर अन्याय होऊ नये याच्यासाठी स्थापन झालेली आहे। न्यायालय ही लोकांवर बेघर करण्यासाठी स्थापन झालेली नाही। त्याच्यामुळे माझा न्यायालयावर पूर्ण विश्वास आहे आणि या लोकांना न्यायालयातून सुद्धा न्याय मिळेल आणि नाही मिळालं तर आम्ही सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपती जिथे जिथे जाता येईल तिथे तिथे जाऊ आणि यांना न्याय मिळवून देऊ। औरंगाबाद संभाजीनगर उच्च न्यायालयाचा निर्णय 100% लेबर कॉलनीच्या बाजूने लागणार आहे। आम्हाला सुप्रीम कोर्टात जाण्याचं कामच पडणार नाही। 100% साईचा दरबार आहे, गोरगरिबाचा देव आहे, तुमच्यावर अन्याय होऊ देणार नाही।
तालिबा के साथ छेड़छाड़ के इल्जाम में मुअत्तल यूनिवर्सिटी के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर संजय शिंदे के खिलाफ इब्तिदाई तहकीकात में इल्जाम दुरुस्त पाए गए, लेकिन मुतासिरा तालिबा ने इल्जाम लगाया कि इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के जर्नलिज्म डिपार्टमेंट में जेर तालीम एक तालिबा ने पब्लिक रिलेशन ऑफिसर संजय शिंदे पर छेड़छाड़ और व्हाट्सएप पर फहश पैगाम भेजने का इल्जाम लगाया था। उसने बेगमपुरा पुलिस थाने में संजय शिंदे के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई थी, जिस पर यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने संजय शिंदे को मुअत्तल कर दिया और इसके खिलाफ महकमा जाती तहकीकात के लिए डॉक्टर वीना दुबे की सरबराही में 10 रुकनी कमेटी तश्कील दी। कमेटी ने 12 नवंबर को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी, जिसमें संजय शिंदे को खाती बताया गया और इसे 3 साल तनख्वाह न देने की सिफारिश भी की गई। इसी तरह मुतासिरा तालिबा को 5,000 रुपये नुकसान भरपाई देने की सिफारिश की गई, लेकिन तालिबा ने इस तहकीकात पर सवाल उठाए। एडीएन से बात करते हुए मुतासिरा तालिबा ने कहा कि कमेटी ने संजय शिंदे को खाती करार दिया, लेकिन इसके खिलाफ सबूत न मिलने की बात भी की है, जबकि इसने सबूत पेश किए थे। समितीचा जो अहवाल माझ्या हाती आलाय तो रजिस्टर ऑफिसकडनं आलाय आणि त्यांचा तो अहवाल जो आहे तो मला मान्य नाही आहे। त्याच्यामुळं मला मान्य नाही असं त्यांना मेल पाठवला होता मागच्या सोमवारी, पण त्या मेलवरती कुठलाही रिप्लाय आला नाही। त्याच्यामुळं मी 2 दिवसापूर्वी स्वतः तिथे लेटर घेऊन गेले आणि त्याची रिसिप्ट कॉपी घेऊन आले की मला तुमचा अहवाल मान्य नाही, कारण त्या अहवालामध्ये 2 विरोधाभास निर्माण केले गेले होते। एकीकडे म्हटलं गेलं होतं की त्यांच्या विरोधात म्हणजे शिंदे यांच्या विरोधात कुठल्याही प्रकारचे एव्हिडन्स सापडलेले नाही आहेत, पण दुसरीकडे असं म्हटलं गेलं होतं की ते गुन्हेगारसुद्धा आहेत, ते गिल्टी प्रूव्ह झालेलं आहे, समितीने त्यांना गिल्टी प्रूव्ह केलेलं आहे। जर त्यांच्याशिवाय त्यांच्या विरोधात एव्हिडन्स नाही आहेत तर ते गिल्टी कसे, आणि जर ते गिल्टी आहेत तर मग एव्हिडन्स कसे नाही सापडले। ॲक्च्युली झालं असं की पहिल्या दिवशीची त्यांची आणि माझी जी भेट होती त्या भेटीबाबत मी तक्रार दिलेलीच नव्हती। त्यांनी व्हॉट्सअपवर मला जे मेसेज केले होते त्याविरोधात मी तक्रार दिली होती, पण समितीने सर्वात जास्त फोकस जो होता तो फक्त 3 तारखेच्या मेसेजवरती नाही तर 27 तारखेच्या भेटीवरती केला होता। त्यांनी CCTV वगैरे फुटेज चेक केले आणि त्यांनी असं सांगितलं की त्यामध्ये काहीच सापडलेलं नाही, पण त्याविरोधात मी तक्रारच केलेली नव्हती। तक्रार खरं तर व्हॉट्सअप चॅटिंगवरती होती आणि त्याविषयी या अहवालामध्ये काहीही चकार शब्द काढलेला नाही आहे, पण त्यांना गिल्टी प्रूव्ह केलेलं आहे। तर मला पुढे जाऊन काही प्रॉब्लेम येऊ नये म्हणून मी त्यांच्या या गोष्टीला अमान्य केलेलं आहे आणि तसं लेटर मी दिलेलं आहे। म्यूनसिपल इंतजामिया के तयख्खुन के बाद आज हॉकर्स ने अपनी जंजीरी हड़ताल खत्म कर दी। गुज़िश्ता 24 दिन से यह हड़ताल जारी थी। शहीद भगत सिंह हॉकर्स यूनियन के सदर अभय टाकसाल ने एडीएन से बात करते हुए कहा कि कॉरपोरेशन ने 8 दिन में कार्रवाई का तयख्खुन दिया है। आज महानगर पालिका के उपायुक्त रविंद्र जी निकम और सौरभ जोशी साहब ने हमको यहाँ पर आकर वादा किया कि अगले हफ्ते में आस्तिक कुमार पांडे जी के साथ हमारी बैठक करके इसमें पॉजिटिव डिसीजन लेंगे और ये हॉकर्स के सारे जो मसालात है उसके ऊपर चर्चा करके हमारे साथ बातचीत करके इसको हल करने की पूरी उन्होंने हमको लेखी पत्र दिया है और उसके ऊपर हमने आज की तारीख पर हमने समाधान व्यक्त करते हुए आज ये उपोषण हमने स्थगित किया है। लेकिन अगर अगले हफ्ते में अगर ये मीटिंग नहीं हुई तो ये हमारा आंदोलन फिर से शुरू होगा, ये भी हमने उनको बताया है। मेडिकल की फाइल आगे बढ़ाने के लिए 7,000 रुपये रिश्वत लेने वाले जिला परिषद के शोबे तालीम के एक रिश्वतखोर क्लर्क को एंटी करप्शन ब्यूरो ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। ये रिश्वतखोर सीनियर क्लर्क जिला परिषद के शोबे तालीम के चेलीपुरा हाई स्कूल दफ्तर में तैनात है। शोबे तालीम के एक मुलाजिम जिसकी मौत हो चुकी है, उसके बेटे ने मेडिकल बिल के लिए दरख्वास्त दी थी। इस फाइल को मंजूरी के लिए डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के पास भेजने के लिए तुलसीराम आसाराम गायकवाड़ ने इससे 10,000 रुपये रिश्वत मांगी थी। मामला 7,000 रुपये में तय हो गया। एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस शिकायत पर जाल बिछाया। बुध की दोपहर तुलसीराम गायकवाड़ को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। उसके खिलाफ वेदांत नगर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। ये कार्रवाई एंटी करप्शन ब्यूरो के इंस्पेक्टर हनुमंत वारे, अनीता इटुबोने, हेड कांस्टेबल बाला साहब राठौड़, साईनाथ तोड़कर, विलास चौहान और ड्राइवर चंद्रकांत शिंदे ने अंजाम दी। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वैक्सीनेशन के बिना सर्टिफिकेट जारी करने वाले मुनज़्ज़म रैकेट का पर्दाफाश, 2 डॉक्टर समेत 4 अफराद गिरफ्तार।
नोटरी कानून में तरमीम से औरंगाबाद के वकीलों में जबरदस्त नाराजगी। लेबर कॉलोनी के लिए वजीर आला से मांगा जाएगा इंसाफ। मिसाली शिव सैनिक हरीश कुमार साल्वे ने साकिनीन को दी तसल्ली। इसी के साथ एडीएन उर्दू खबरनामा अब यहीं ख़त्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की। एडीएन के खुसूसी प्रोग्राम मुस्लिम रिजर्वेशन और सियासत में अब देखिए महाराष्ट्र मुस्लिम आवामी कमेटी के सदर इलियास किरमानी से हमारे एडिटर मोहम्मद एजाज की मुलाकात। आदाब अर्ज़ नाज़रीन, एडीएन उर्दू न्यूज़ की ख़ास पेशकश मुस्लिम रिजर्वेशन और सियासत में आपका इस्तकबाल है। आज इस मौजू पर हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं इलियास किरमानी, जो महाराष्ट्र मुस्लिम अवामी कमेटी के सदर भी हैं। मुस्लिम रिजर्वेशन तहरीक में इनका बुनियादी और कुलीदी रोल रहा है। ये काफ़ी सरगर्म थे जब मुस्लिम रिजर्वेशन एक तहरीक बनी थी और पूरे महाराष्ट्र से ये तहरीक, ये आवाज़ उठी थी और इस हक़ के लिए, इस बात के लिए, इस मुतालबे को लेकर पूरी रियासत से एक एहतजाज शुरू हुआ था। लोग सड़कों पे, लाखों लोग सड़कों पे उतरे थे। उस तहरीक के ये बुनियादी और जो है तो कुलीदी किरदार अदा करने वाले जो है तो शख्सियत हैं। आइए अब इनसे बात करते हैं। आपका एडीएन उर्दू न्यूज़ स्टूडियो में इस्तकबाल है। सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि ये जो तहरीक शुरू की थी आपने मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए, इसका मकसद क्या था? सबसे पहले तो मैं एडीएन का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो ये इशू आपने लिया है बहुत ज़रूरी है आज के माहौल में, आज के वक्त में। जी अल्हम्दुलिल्लाह 2017 में जो हमने तहरीक शुरू की थी, उस वक्त बीजेपी गवर्नमेंट थी फडणवीस की, और पिछली जो गवर्नमेंट थी कांग्रेस राष्ट्रवादी की, जो रिजर्वेशन मुसलमानों को दिया था, ये गवर्नमेंट ने वो रिजर्वेशन बिल जो है तो रद्द कर दिया था। तो उसके ख़िलाफ़ हमने एक बहुत बड़ा मोर्चा और धरना लिया था, जिससे सारे ज़िले से लोग आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता कि 5.5-6 लाख लोग औरंगाबाद में जमा हुए थे गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ और हमारी मुसलमानों की मांग लेकर, क्योंकि आज रिजर्वेशन इसलिए इतना ज़रूरी है कि हम इतने बिछड़े हुए हैं। गवर्नमेंट नौकरियों में देखो मुसलमान बिल्कुल नहीं के बराबर है, और बहुत हर जो गवर्नमेंट ने जो पिछले कमेटियाँ बिठाई थी, सच्चर कमेटी है, महमूद रहमान कमेटी है, ये सारों ने रिपोर्ट ये दी थी कि मुसलमानों का बहुत बुरा हाल है, बहुत यानी कहीं भी ना नौकरियों में है ना कारोबारों में है, और बिछड़े हुए दलितों से बुरा हाल मुसलमानों को था। तो ये मांग लेके जब उठे हम, तो उसके बाद ये इन्होंने रद्द किया। फिर कोर्ट में गए, कोर्ट ने दोनों भी रिजर्वेशन रद्द किया। उसके बाद कोर्ट ने ये बोली मुसलमानों को 5% पढ़ाई में, एजुकेशन में देना चाहिए, मगर गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट तो देने वाली नहीं थी। 5 साल चले गए, अब अघाड़ी सरकार आई। तो अब क्या उम्मीद है? अब तो जो रियासत में हुकूमत है वो शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी महाविकास अघाड़ी की हुकूमत है, तो अब कोई अड़थड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस और एनसीपी का एजेंडा भी था और उन्होंने पिछले टाइम में जाते आते ही जो है तो रिजर्वेशन दिया भी था। तो अब क्या अड़थड़ा है? अब क्या फिर जो है तो इसके लिए तहरीक शुरू करना पड़ेगी? बिल्कुल, इंशाल्लाह हम तहरीक फिर से शुरू करेंगे और चालू है, हमारा काम चालू है। किसी भी तरीके से अगरचे ये जो अघाड़ी सरकार बनी, जिसमें राष्ट्रवादी और कांग्रेस है शिवसेना के साथ, और ये लोगों का एजेंडा है देना है, तो 2 साल हो गए अभी तक नहीं दिए। अगर जो मुसलमानों को रिजर्वेशन इनको देना नहीं है, और अगर ये नहीं देने का इनका इरादा है, तो इनके लिए बहुत नुकसानदेह रहेगा। ये सेकुलर हुकूमत, ये अपने आप को सेकुलर बोलते, और उनको देना ज़रूरी है, ये हक़ है हमारा।
ये हक़ है हमारा। और इस मुल्क में जो जितने भी मुस्लिम हैं, जो आज क्या हाल है आपको मालूम है, और बीजेपी गवर्नमेंट ने क्या करके रखी ये भी आपको मालूम है। तो एक तो कैसा होगा अगर से मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलेगा तो कुछ ना कुछ मुसलमानों को एक मॉरली हिम्मत भी आएंगी और अपने आप को इस मुल्क का सिटीज़न समझेंगे। तो ये जो अभी जो स्थिति है, जो स्टेटस है अभी मुस्लिम रिजर्वेशन का, वो ये है कि असेंबली में इसको जो है तो कैंसिल कर दिया गया है। अब इसको फिर से असेंबली के फ्लोर पे इसको एक बिल की शक्ल में लाना पड़ेगा और इसको फिर से पास करके इसको फिर से प्रोसेस में लाना पड़ेगा। इसके लिए जो 2 साल अब ये जो गवर्नमेंट के गुजर गए, तो चूँकि मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि कांग्रेस और एनसीपी गवर्नमेंट ने जाते जाते अपने आखिरी वक्त में ये बिल पास किया था और उनको इतना मौका नहीं मिला कि इसको इम्प्लीमेंट कर सकें। बाद में फिर वो बीजेपी और कोर्टबाजी का शिकार हो गया। अब चूँकि फिर गवर्नमेंट आ गई है, तो आपको ऐसे नहीं लगता कि एक बार फिर ऐसी तहरीक की ज़रूरत है जिससे गवर्नमेंट पे दबाव बनाया जा सके कि ये फिर एक बार ये बिल जो है तो असेंबली में लाए और इसको पास करे? बिल्कुल आपका सही है बोलना। ये जो गवर्नमेंट है इसमें आघाड़ी सरकार में जो कांग्रेस राष्ट्रवादी है, इनकी नीयत है देने की और इंशाल्लाह देंगे, मुझे ऐसा लगता है। मगर 2 साल कोविड की वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहे और अगरचे नहीं देंगे या अपने आप को सेकुलर बोलते तो इनके लिए नुकसान होगा। सीधी बात बता रहा हूँ। और इंशाल्लाह मेरे को ऐसा लग रहा, कुछ स्टेटमेंट्स मुख्यमंत्री के भी आए थे पिछले महीने में, ये ऐसा दिख रहा कि ये रिजर्वेशन देंगे। मगर मेरा ये बोलना है कि ये जो तहरीक है, ये जो भी काम शुरू करेंगे मुस्लिम, ये सारे मुसलमानों की मेहनत है, कोई एक पार्टी की नहीं है। यार साहब ये बात ध्यान में रखो। आजकल आप देख रहे हैं कि मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर कुछ पार्टियां दावा कर रही है कि हमने पहले आवाज़ उठाई थी, या हम जो है तो आज मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर चल रहे हैं, उसके लिए मुतालबा कर रहे हैं और जो है तो चैलेंज हो रहे हैं। तो इसमें सियासत कितनी दुरुस्त है? इस सियासत से मुस्लिम रिजर्वेशन का जो मुद्दा है, जो मामला है, जो मुसलमानों के लिए इंतहाई ज़रूरी है, उसको फ़ायदा पहुंचेगा या नुकसान होगा? नुकसान होगा जी जहाँ साहब, ये नुकसान होगा। अगरचे तुम कोई एक पार्टी इसको क्रेडिट लेना चाह रही तो बिल्कुल दूसरी पार्टी इसको लेने नहीं देंगी। बात याद रखो, ये बहुत बड़ा मुसलमानों को नुकसान है। हमने जब तहरीक शुरू करी थी, हर आदमी लीडर था, 5.5 लाख लोगों में हर आदमी लीडर था। ना हमारा कोई बैनर पे फ़ोटो था, ना हमारा फ़ोन नंबर था। पूरे ज़िले में पोस्टर्स लगे थे। सिर्फ अवामी कमेटी सारी आवाम जो भी इसमें शामिल हो, तो हम कभी इसको कोई एक शख्स के नाम पे नहीं दे सकते। और आपको ये बता रहा हूँ मैं कि सबसे पहले रिजर्वेशन जो शुरू किया, तहरीक जो शुरू किया, शेख मसूद ने शुरू किया 97 में। अल्हम्दुलिल्लाह आज उसका असर सारे सियासी पार्टी उसका वो क्रेडिट लेना चाह रहे हैं। और अगरचे आप कोई सियासत लाएंगे तो याद रखो नुकसान होगा। ये दूसरी भाई जो हुकूमत है, जो गवर्नमेंट में है, वो क्यों उसको क्रेडिट देंगी वो, और जो देने वाले हैं वो भी रुक जाएंगे। बात याद रखो, अगर जो आपको एक पार्टी को लेके चलेंगे, एक पार्टी अपना दावा करेंगी, तो याद रखो ये रिजर्वेशन फिर रुक जाएगा। ये सियासत होंगी और उसमें मुसलमानों का नुकसान होगा। तो आप ये जो गंदी सियासत हो रही है, इसको रोकने के लिए एक बार फिर रिजर्वेशन की तहरीक को आगे बढ़ाएंगे? गवर्नमेंट से नुमाइंदगी के लिए, सारी कौम को जगाने के लिए आप फिर एक बार ये तहरीक शुरू करेंगे जो आपने माजी में चलाई थी? बिल्कुल शुरू करेंगे। और यानी ये मत समझो कि हम 4 साल होगा रिजर्वेशन मोर्चा निकाल के हम उसमें नहीं है। हम उसके बिल्कुल लोगों से राब्ते में है। हमने इस 2 साल पहले 5% रिजर्वेशन के वास्ते बहुत बड़ा धरना दिया था। जो एजुकेशन में 5% दो, नौकरियों में 5% दो, इसके लिए हमने बहुत बड़ा धरना दिया था। और सारे लोग आज भी कांटेक्ट में हैं। हम चाह रहे अगरचे गवर्नमेंट दे रही तो फिर ये शोबाजी क्यों करना है? अगरचे नहीं दे रही तो फिर हम तहरीक शुरू करेंगे। हमारी हक की लड़ाई, ये हमको संविधान ने हक दिया है और हम इसको करेंगे, मगर खुद के नाम से नहीं करेंगे, सारी मुस्लिम आवाम के नाम से, ये उम्मत के नाम पे करेंगे जो सबको फ़ायदा हो। देखिए, आज तो ये स्थिति है कि मुस्लिम कौम इस वक्त तमाम निचले दर्जे की कौम से भी इसकी हालत बदतर है। जितना जल्दी इसको रिजर्वेशन मिले, इसको फ़ायदा मिले, उतना जल्दी जो है तो ये कौम जो है तो कौमी धारे में शामिल होगी। ये कौम तरक्की और खुशहाली की तरफ आएगी। इसमें जितनी ताख़ीर हो रही है, उसका नुकसान, उसका खमियाजा सरासर पूरी मुस्लिम कौम को भुगतना पड़ रहा है। तो इसलिए आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट को भी इसलिए उज्जत करनी चाहिए? और उसके लिए ख़ास तौर से, जिस तरह मैं ये इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि इसके लिए गवर्नमेंट को ये काम जल्द से जल्द कराने के लिए क्या फिर कोई तहरीक शुरू करने की ज़रूरत है?
बिल्कुल सही बोले आपने। अगर ये नहीं करेंगे तो मुसलमान एक तो मॉरली दबे हुआ कुचले हुआ है और आज कारोबार से भी पिछड़े हुआ है। और जो बच्चे पढ़ रहे लिख रहे आज वो क्या काम कर रहे हैं, आपको ये बता रहा हूँ, जो बच्चे इंजीनियर बच्चे हैं वो क्रांति चौक पे बिरयानी बेच रहे हैं। अगर जे रिजर्वेशन देंगे ये बच्चे नौकरी करेंगे और मुसलमान पिछड़ गया तो मुल्क भी पिछड़ने वाला है। ये बात ध्यान में रखो। मेन धारा जो से हट जाएगा मुसलमान तो इस मुल्क का भी नुकसान होने वाला है। तो हम ये फिर से तहरीक हम शुरू कर रहे हैं। जो हमारे साथ के कमेटी के ज़िम्मेदार हैं उनसे मेरी 2 दिन पहले बात हुई। खालिद सैफुद्दीन है, अबू बकर है, रऊफ़ है, नासिर नाहदी है, ये मेन लोग हैं हमारे साथ। ये लोग हम फिर अब तहरीक आगे किस तरीके से शुरू करना और किस तरीके से गवर्नमेंट को जगाना, हमारी ये कोशिश है। तो इंशाल्लाह जो भी अगला हमारा एजेंडा रहेंगे हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम करने वाले हैं। तो नाज़रीन, आपने सुना, ये हैं इलियास किरमानी, जिनका ये साफ कहना है कि मुस्लिम रिजर्वेशन के मामले में सियासत मुसलमानों को उनके हक़ से महरूम कर देगी। इसके लिए तमाम मुसलमानों को उसी तरह फिर से एक तहरीक की शक्ल में, एक पूरी मुनज़्ज़म तहरीक की शक्ल में, बग़ैर किसी सियासी बैनर के, बग़ैर किसी सियासी नेम प्लेट के आगे आना होगा। इसको अवामी तहरीक बनानी होगी और गवर्नमेंट पे ये प्रेशर डालना होगा कि वो मुसलमानों को उनको हक़ दे। और इसके लिए पूरे महाराष्ट्र से जो है तो ये तहरीक शुरू करने के लिए तैयारी भी कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि तहरीक कामयाब हो और मुसलमानों को उनका हक़ मिले। ADN उर्दू न्यूज़ की ख़ास पेशकश मुस्लिम रिजर्वेशन और सियासत में मैं मोहम्मद एजाज़, मेरे साथ कैमरामैन जावेद अहमद के साथ।